Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are studying Kanun Shahadat Order 1984. We have already done chapter 1 and today we will do chapter 2 of witnesses. इसमें बताया गया है कि कौन कौन से witnesses हो सकते हैं, कौन witness बन सकता है, कौन witness नहीं बन सकता, number of witnesses कितने होने चाहिए. So let's start with Article 3 of QSO, कानून शहादत ऑर्डर. Who may testify? कौन गवाही दे सकता है. ये एक जनरल सा सेक्शन है जो हमें बता रहा है कि कौन कौन गवाह बन सकता है. ऑल पर्सनस शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी सीधी बात होगी कि सब लोग गवाह बन सकते हैं, कोई बंदा भी गवाह बन सकता है. अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. पहली बात तो आ गई कि कोई भी बंदा गवाह बन सकता है, ये आर्टिकल 3 ने बता दिया. नेक्स्ट उसने बताया कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि उनसे जो सवालात पूछे जाते हैं वो उनके जवाब नहीं दे सकते तो फिर वो विटनेस नहीं बन सकेंगे. किस वजह से वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते, उनको समझ नहीं सकते? बाई टेंडर ईयर्स, यानी बच्चे जो होते हैं. अब बच्चों हमारे गवाहियाँ कैसे होती हैं, पहले बयान देना होता है विटनेस ने अपना, फिर उस पर जिरा की जाती है, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है. जो अपोजिट काउंसिल होता है वो उससे सवाल जवाब करता है. तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं अगर तो वो उनकी एज छोटी है और वो सवालों को नहीं समझ सकते तो वो उनके जवाब भी नहीं दे सकेंगे. अगर ये वजह होगी तो अदरवाइज़ अगर तो कोई बच्चा इतनी एज का है कि वो सवालों को समझ सकता है, उसका जवाब दे सकता है, तो एज अ विटनेस आ सकता है, उसकी कोर्ट गवाही मानेगी. नॉर्मली ये होता है कि जब कोई माइनर आता है, कोई बच्चा आता है गवाही देने के लिए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज होता है वो पहले ख़ुद से उससे कुछ सवाल पूछता है. आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, इस किस्म के छोटे सवाल टेस्ट करता है पहले कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कि ये सवालों को समझ के उनके रैशनल आंसर्स दे सकता है. अगर तो यस, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, सही जवाब देता है, तो फिर उसकी गवाही ली जाती है. एक्सट्रीम और ओल्ड एज, या कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो, उसको अगर सवालों के जवाब समझ नहीं आते तो ऑब्वियसली वो भी गवाही नहीं दे सकता. डिजीज़, कोई बीमार बंदा हो, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड. सो सिंपल सी आर्टिकल 3 में बात बता दी गई है, हर बंदा बतौर गवाह एज ए विटनेस कोर्ट में आ सकता है, लेकिन टेस्ट ये है कि वो क्वेश्चंस को समझ सकता हो और उनके जवाबात दे सकता हो. नेक्स्ट थिंग, अ प्रोवाइजो. Provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence. यहाँ पे प्रोवाइज़ो में एक कंडीशन लगा दी गई है कि वो बंदा कंपिटेंट नहीं होगा एक विटनेस के तौर पे जिसको पहले ही किसी कोर्ट ने परजरी की या फॉल्स झूठी गवाही देने की सज़ा दे दी हो, वो बंदा कंपिटेंट विटनेस नहीं होगा. Next proviso, provided further that the provisions of first proviso shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways. लेकिन अब जैसे पहली प्रोवाइज़ो में ये बात कर दी गई कि अगर उसने झूठी गवाही पे पहले उसको सज़ा हो गई हो तो वो गवाही नहीं दे सकता, एज ए विटनेस नहीं आ सकता. बट नेक्स्ट प्रोवाइज़ो में, इस प्रोवाइज़ो में ये कह दिया गया है कि अगर तो उसने कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लिया, कोर्ट को ये बात सेटिस्फाई कोर्ट इस बात से हो गया कि अब इसने तौबा ताइफ हो गया है, अब ये इस तरह की हरकत नहीं करेगा, तो फिर वो एज ए विटनेस आ सकता है, उसकी गवाही कोर्ट ले सकती है. बट कोर्ट ने पहले सेटिस्फाई होना है इस बात पे. नेक्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witnesses. अब यहाँ पे इस प्रोवाइज़ो में ये बात बताई गई है कि जो विटनेस की कम्पिटेंस होगी ना, वो एज जैसा कि हमारे होली कुरान में या सुन्नत में बताया गया है कि इस किस्म के बंदे विटनेस आ सकते हैं, उन पे बंदे को पूरा उतरता हो तो वो कम्पिटेंट विटनेस होगा. अब इसको जैसे तज़कियतुश शहूद कहते हैं, इसमें वो विटनेसेस आते हैं जिन्होंने जो सोम सलात के पाबंद हो, नमाज रोज़े के पाबंद हो, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कोई मेजर सिन ना किया हो,
तो वो बंदे इस पैरामीटर पे पूरा उतरते हैं। बट नेक्स्ट आगे कहता है, एंड वेयर सच विटनेस इज़ नॉट फोर्थ कमिंग द कोर्ट मे टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे बी अवेलेबल। लेकिन अब हमारे मुल्क की 22 करोड़ आबादी है, एक बंदा आता है कोर्ट में बतौर विटनेस। अब कोर्ट के पास कोई पैमाना नहीं है जिससे वो चेक कर सके क्या ये तज़कियतुश शुहूद पे पूरा उतरता है, क्या नेक परहेज़गार आदमी है ये, क्या कभी इसने कभी झूठ नहीं बोला, क्या कभी इसने कोई मेजर सिन नहीं की। सो ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है कोर्ट के पास हमारी। सो नेक्स्ट उन्होंने आगे कह दिया कि फिर अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी विटनेस जो अवेलेबल होता है, कोर्ट उसकी गवाही ले लेती है। और होता भी नॉर्मली ये है, तज़कियतुश शुहूद वाले मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। सो कोई भी विटनेस जो अवेलेबल होता है वो गवाही दे सकता है। अब आर्टिकल 3 में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ लूनेटिक होता है वो पागल आदमी जो ज़हनी तौर पे बीमार हो, जिसका दिमाग ठीक ना हो। अ लूनेटिक इज़ नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक जो पागल आदमी है वो भी गवाही दे सकता है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, अनलेस ही इज़ प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम। तो वो ही पहले वाली बात आ गई कि अगर तो वो सवालों के जवाब समझ सकता है और उनके जवाब दे सकता है, रैशनल जवाब दे सकता है, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है लूनेटिक। सो अगर इस आर्टिकल 3 को सम अप करें तो कोई भी बंदा एज अ विटनेस आ सकता है। कंडीशन यही है कि वो सवालों को समझ सकता हो और उनके मुनासिब रैशनल आंसर्स दे सकता हो। इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बूढ़े भी आ जाते हैं, बीमार भी आ जाते हैं, पागल बंदे भी आ जाते हैं, वो भी गवाही दे सकते हैं। दूसरी बात इसमें आ गई कि जो एक बंदा है जिसको पहले झूठी गवाही पे अगर सज़ा हुई है तो वो भी एज ए विटनेस आ सकता है, बट उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अब मैं तौबा ताइफ हो गया हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये था आर्टिकल 3, हु जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। क्या जज और मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, क्या उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट में? इस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया गया। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर of some court to which he is subordinate be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as a judge or magistrate, number 1, or as to anything which came to his knowledge in court as a judge or magistrate। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि किसी भी जज को, नो जज और मैजिस्ट्रेट, किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट को बतौर गवाह नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन अगर उसके कंडक्ट से रिलेटेड कोई बात है या उसके नॉलेज में जब वो एज ए जज और मैजिस्ट्रेट काम कर रहा था तो कोई बात आ गई है, उससे रिलेटेड अगर किसी जज को आपने या मैजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस बुलाना है तो सुपीरियर कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर होना ज़रूरी है, फिर बुलाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी बात, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। लेकिन ऊपर वाली दो बातें छोड़ के कि उसके कंडक्ट या उसके नॉलेज में कोई बात हुई हो तब तो स्पेशल ऑर्डर चाहिए सुपीरियर कोर्ट का। बट अगर कोई ऐसा वकूआ उसकी प्रेजेंस में कोर्ट में हो गया, उससे रिलेटेड अगर उसकी गवाही चाहिए तो फिर उस स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन जो कर रही हैं वो एक्सप्लेनेशंस कर रही हैं। A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B the magistrate। A का ट्रायल चल रहा है किसी सेशन कोर्ट में और कोई उसमें ये कहा जाता है कि जी जो मैजिस्ट्रेट ने नीचे कोई गवाही ली है, फॉर इंस्टेंस को 164 की स्टेटमेंट जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है, अगर मिसाल को लेके चलें वो रिकॉर्ड हुई है तो वो कोई बंदा कह देता है जी कि वो सही तरह रिकॉर्ड नहीं हुई। B कैन नॉट बी compelled to answer questions as to this except upon special order of a superior court। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि अब ये उसके कंडक्ट से रिलेटेड बात थी उस मैजिस्ट्रेट के जिसने वो 164 की स्टेटमेंट ली थी, मिसाल को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उसको बतौर विटनेस लाना है, उससे पूछना है कि हाँ जी आपने ये जो सी नीचे बयान रिकॉर्ड किया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, ये सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, आपने प्रॉपर इसको फॉलो नहीं किया प्रोसीजर को, या किसी भी किस्म के क्वेश्चंस उससे पूछने हैं, तो सुपीरियर कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर होगा तो फिर उसको एज ए विटनेस उस मजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन सी की तरफ हम आते हैं।
A is accused before the court of session of attempting to murder a police official while on his trial before B. A session judge B may be examined as to what occurred. अब इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक एक्यूज़ है, उस पर इल्ज़ाम ये है कि वो जब उसका ट्रायल हो रहा था सेशन कोर्ट में, तो उसने किसी पुलिस ऑफिसर को कत्ल करने की, मर्डर करने की अटेम्प्ट की थी। अब ये चूँकि उस सेशन जज की प्रेजेंस में ये वकूआ हो गया, तो उस सेशन जज को इस मैटर से रिलेटेड बतौर गवाह बुलाया जा सकता है कि आपने क्या देखा। इसमें स्पेशल ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट के की ज़रूरत नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है, ये कई जो एक्यूज़ होते हैं बड़े क्रिमिनल होते हैं, हार्डन किस्म, डेंजरस किस्म के, वो अदालत में ही फायर फुर कर देते हैं, बंदे मार देते हैं अदालत में ही कि जी मुकदमे का फ़ैसला मैं तो अभी कर रहा हूँ। तो ये उससे रिलेटेड है कि अगर कोई वकूआ किसी जज की, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो जाए, तो इस सूरत में उस जज को बतौर गवाह बुलाया जा सकता है और स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं हो। कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, यानी शादी के दौरान क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं? उनके दरमियान जो कम्युनिकेशंस हुई हैं वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। नो पर्सन हु इज़ जो है और हैज़ बिन या रहा है शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाई एनी पर्सन टू होम ही इज़ और हैज़ बिन मैरिड। तो पहली बात तो ये आ गई कि शादी के दौरान जो भी कम्युनिकेशंस हैं उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, ना मियाँ को ना बीवी को, दोनों स्पाउसेस में किसी को भी। दूसरी बात ये आ गई कि वो शादी चाहे इंटैक्ट है या पहले थी अब ख़त्म हो चुकी है, दोनों सूरतों में। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। अगर एक बंदे की शादी 2000 से हुई है और 2000 से अभी तक इंटैक्ट है 2021 तक, तो यहाँ तक अभी तक उससे कोई भी जो उनके दरमियान कम्युनिकेशंस हुई हैं उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये आ गई कि अगर एक बंदे की शादी 2000 में हुई थी और उसकी डिवोर्स हो गई 2007 में, अब ये 2000 से 2007 तक की कम्युनिकेशंस प्रोटेक्टेड हैं। आज भी अगर 2021 में कोई केस आता है और उसमें उनको एज ए विटनेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं लाया जाएगा कि जब आपकी शादी थी उस दौरान ये बात की गई थी, इसका जवाब दो। नहीं, ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जा सकते। नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशंस, और उसको इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। ना तो उसको कंपेल किया जाएगा कि आप इसका जवाब दो, ना उस विटनेस को, उस स्पाउस को परमिट किया जाएगा कि आप डिस्क्लोज़ करो ऐसी कोई कम्युनिकेशन। दोनों बातें आ गई, ना कंपेल किया जा सकता है ना परमिट किया जा सकता है कम्युनिकेशन, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स। सो पहली एक्सेप्शन ये आ गई कि जनरल बात तो ये आ गई कि ना तो उसको कंपेल करना है और ना ही उसको परमिट करना है कि ड्यूरिंग आपकी जो मैरिज थी, जो कम्युनिकेशन किसी भी स्पाउस की तरफ से बताई गई थी उसको डिस्क्लोज़ करो। लेकिन पहली एक्सेप्शन ये आ गई कि अगर जिस स्पाउस ने वो कम्युनिकेशन की थी, जिसने वो बात बताई थी, वो फैक्ट डिस्क्लोज़ किया था, वो ख़ुद ही कह दे कि आप बता दो, इस सूरत में ये प्रोटेक्टेड नहीं है। वो स्पाउस दूसरा डिस्क्लोज़ कर सकता है उस फैक्ट को, उससे रिलेटेड गवाही दे सकता है। पहली एक्सेप्शन आ गई कि कंसेंट वो खुद ही दे दे कि कर लो जो करना है, बताना है बता दो। दूसरी, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सनस, यानी अगर मियाँ बीवी के दरमियान उन्हीं में कोई मुकदमाबाजी चल गई है, उन्हीं के दरमियान को सूट फाइल हो गया, उसमें फिर ये प्रोटेक्टेड नहीं है, वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। और प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, या उन मियाँ बीवी के दरमियान, उन स्पाउसेस के दरमियान कोई क्रिमिनल केस हो, एक ने दूसरे को अगर हर्ट पहुंचाई है, उससे रिलेटेड क्रिमिनल केस फाइल हो गया है, तो इसकी प्रोसीडिंग्स में भी ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ये प्रोटेक्टेड नहीं होएगा। सो जनरली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ना परमिट किया जाता है। अब एक्सेप्शंस, ये पहली आ जाती है कि अगर कंसेंट दे दें, दूसरी के उनके दरमियानी को सिविल से सूट हो,
तीसरी ये आ जाता है उनके दरमियानी कोई सूट हो, और तीसरी ये आता है कि उन्हीं पार्टीज़ उन्हीं स्पाउसेस के दरमियान कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो इन सूरतों में डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं वैसे और ऐड कर दूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेट करना, वन फैक्ट इज़ टोल्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कोई बात बताना, वो प्रोटेक्टेड है। अगर कोई चीज़ किसी स्पाउस की तरफ से ऑब्ज़र्व की गई है, खुद उसने उसका नोटिस लिया है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो डिस्क्लोज़ की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर बीवी ने देखा कि खामद रात को घर आया और उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, या उसके पास एक नाइफ़ था जिस पे ब्लड लगा हुआ था, तो ये उसने ऑब्ज़र्व की है, ये उस स्पाउस ने उसको बताई नहीं है। अगर कल को उस पर केस होता है कि मर्डर का, कि उसने किसी का मर्डर किया, तो यहाँ पे ये चूँकि कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे वाइफ जाके अगर चाहे तो एविडेंस दे सकती है, क्योंकि उसने खुद ऑब्ज़र्व किया, उसको बताया नहीं गया है। तो ये था आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, यानी रियासत के जो मामलात होते हैं उनसे रिलेटेड जो एविडेंस को दे सकता है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 6 नो वन shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of the state। पहली बात क्लियर कट उन्होंने कह दी कि जो स्टेट के, रियासत के अमूर से रिलेटेड कोई अगर अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी किसी बंदे को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उससे रिलेटेड कोई वो आके गवाही दे। अब अनपब्लिश्ड है, जो पब्लिश्ड होते हैं वो नहीं, जैसे ऑफिशियल गज़ट में रियासत अपने कोई नोटिफिकेशंस वगैरह देती है, उनसे रिलेटेड तो गवाही दी जा सकती है, बट जो अनपब्लिश्ड हैं, जो पब्लिश ही नहीं हुए, उनसे रिलेटेड गवाही नहीं देनी। एक्सेप्ट आगे एक्सेप्शन आ गई, विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, लेकिन अगर तो परमिशन हासिल कर ली जाए उस डिपार्टमेंट के हेड की, तो गवाही दी जा सकती है। हु शैल गिव और विद होल्ड द परमिशन एज थिंग्स फिट, यानी ये उसकी हेड की फिर मर्जी आ जाती है। जो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड होगा किसी भी स्टेट का, वो उससे रिलेटेड गवाही नहीं देनी, लेकिन अगर लेनी है तो फिर उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड का होगा ना, उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर तो वो देता है तो आप देंगे गवाही, अगर वो नहीं देता तो नहीं होगी। Explanation in this article, official record relating to the state affairs of state includes document concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or provincial government or any statutory body or corporation। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया गया है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम इस आर्टिकल 6 में कंसिडर कर रहे हैं ना, उसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होगा वो भी हमने कंसिडर करना है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, या कोई भी कॉरपोरेशन जो कंपनी किसी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हो, तो वो उनके रिकॉर्ड में ये भी शामिल होंगे, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो ये था आर्टिकल। नाउ आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड to disclose communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। आर्टिकल 7 में ये बता दिया गया है कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनको आपने कंपेल नहीं करना कि आप डिस्क्लोज़ करो जो भी कम्युनिकेशन उनमें ऑफिशियल कैपेसिटी में की गई है। किसी उसके अगर फॉर इंस्टेंस किसी हेड ने कोई बात बता दी है और आप उससे जाके सवाल उससे रिलेटेड पूछना शुरू करो कि बताओ उन्होंने तब क्या कहा था, तो नहीं, ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इस सर्विस उसको की गई है ये प्रोटेक्टेड है। और अगर वो समझता है कि ये अगर इससे बताने से कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये है कि इसको ना बताया जाए, तो वो नहीं बताएगा, सिर्फ उसी सूरत में कि जब वो ये कंसिडर करेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, अगर मैं इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करूँगा तब वो प्रोटेक्टेड है, वो नहीं बताएगा।
अब इसमें एक्सप्लेनेशन में, कम्युनिकेशन में फिर वही बात आ जाती है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस होगी वो भी इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आर्टिकल 8, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall be compelled to say where he got any information as to the commission of any offense। पहली बात तो आ गई कि इसमें ये बता दी गई कि जो भी कोई किसी भी जज, किसी भी मैजिस्ट्रेट को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपने जो उनके स्पाई होते हैं, जो उनके मुखबर होते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप बताओ आपको किसने बताया। बाज़ औक़ात हम केसेस में देखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो उनसे होते हैं मंशियात से रिलेटेड, उनकी अगर आप एफआईआर देखें तो उसमें लिखा होता है कि मुखबर की इतला को मोतबर पाते हुए, यानी ये मुखबर की इतला वही है जो स्पाई है, जो जासूस उन्होंने छोड़े होते हैं, वो उनको बताते हैं और वो मौके पे जाते हैं, छापा मारते हैं। तो जो मुखबर होते हैं, जो स्पाई होते हैं, उनके बारे में ना सवाल पूछा जाएगा और ना ही उन्होंने बताना है। उनको कंपेल नहीं किया जा सकता मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, बताओ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करना, वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। क्योंकि अगर ये इनको प्रोटेक्शन ना दी जाती, उनसे जासूसों के नाम पूछे जाते, तो फिर कल को वो उन्होंने सामने आ जाना था और किसी बंदे ने भी फिर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। कोई भी जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली जाती है उनकी, उसका सोर्स बताने के पाबंद नहीं है, वो ना उनसे पूछा जाएगा, ये प्रोटेक्टेड है। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेयर ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। ना ही जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ना, उनसे आपने सोर्स ऑफ पूछना है नॉलेज कि आपको किसने बताया है, ना उनसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हुआ है और उनको इन्फॉर्मेशन किसी बंदे ने दी है तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिसर से भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको किसने बताया था। एक्सप्लेनेशन, in this article revenue officer means any officer employed in or about the business of any branch of public revenue। revenue officer से क्यों एक्सप्लेन किया कि इसमें ये बड़े वाले नहीं आ जाने, तहसीलदार, एसी, जो निचले भी रेवेन्यू ऑफिसर्स वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, उनको रेवेन्यू ऑफिसर ही कंसिडर किया जाना, उनके रैंक्स नहीं हमने देखने।